नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल वी रिजर्व एकेडमी पर। और आज हम इस वीडियो में EE 302 का जो रिसेंटली पेपर हुआ है उसकी आंसर की के साथ मिल रहे हैं। फटाफट से डिस्कशन करेंगे। वैसे तो मंडे को आप लोगों का दूसरा पेपर, आज एग्ज़ाम हुआ है तो मंडे को दूसरी ब्रांच का होगा, फिर ट्यूसडे को आपका अगला पेपर होगा 303 का। तो 2 दिन हैं। चाहे तो आज रात को आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं, पर वैसे अभी आपको 303 पढ़ना चाहिए क्योंकि उसके ऑब्जेक्टिव्स अवेलेबल है नहीं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी और प्रीवियस ईयर्स के टॉपिक्स पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा ताकि आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पर टारगेट कर सकें। वैसे अभी जल्दी ही मैं आज रात को नहीं तो कल सुबह 303 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करूँगा, तो उससे आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। EE 302 2020 की आंसर की के साथ, ठीक है। तो जैसा कि सबसे पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक ब्रेकिंग है, मैकेनिकल ब्रेकिंग। तो प्लगिंग, डायनामिक ब्रेकिंग और रीजनरेटिव ब्रेकिंग तीनों ही इलेक्ट्रिकल है। न्यूमेटिक ब्रेकिंग जो है, न्यूमेटिक मतलब न्यूमेटिक वो एयर से भी लग सकती है, एयर प्रेशर से जो लगती है उसे न्यूमेटिक अपन कहते हैं। एयर के प्रेशर के माध्यम से जो चीज़ें फ्लो होती है उसे न्यूमेटिक कन्वेयर कहते हैं। इस तरीके से न्यूमेटिक, वहाँ से अपन को शब्द पता चलता है। तो मैकेनिकल ब्रेकिंग का आंसर क्या हो गया? फर्स्ट का ए। दूसरे पर आ जाओ, ग्रुप ड्राइव। जैसा कि मैंने कल भी बताया था, ग्रुप ड्राइव इंपॉर्टेंट है। ग्रुप ड्राइव से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और देख लो आप, आ चुका है। ग्रुप ड्राइव क्या है? एक ही मोटर से कई सारी पुलीस को, गेयर्स को, कई सारे मैकेनिकल शाफ्ट्स को कनेक्ट करके अपन चलाते हैं, तो उसकी वजह से एफिशिएंसी भी घटती है, पावर फैक्टर भी गिरता है और कांस्टेंट स्पीड पर ऑपरेशन करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि अलग अलग तरह का लोड एक ही मोटर से चला रहे हो आप, तो स्पीड में वेरिएशन आते रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही डिसएडवांटेज है ग्रुप ड्राइव की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 3। आइए, छत के पंखे में प्रयुक्त मोटर पिछले साल का तो नहीं बोलूँगा मैं, कल अपन ने डिस्कस किया था, 2016 का क्वेश्चन है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। आंसर है ए। कौन सी मोटर वॉशिंग मशीन में होती है? वॉशिंग मशीन में भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, कहीं पर कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर लिखा होता है, कहीं पर परमानेंट कैपेसिटर मोटर होता है, पर वो होती सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही है जो वॉशिंग मशीन में यूज़ होती है। पहले का टाइम था जब DC सीरीज़ मोटर यूज़ हुआ करती थी, पर आज के टाइम पर अगर आप बात करेंगे तो आज की किताबों में, आज के मशीनों में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज़ होती है। अब ये चेक करने वाले के ऊपर है बेसिकली कि आंसर की क्या मिलती है उसे बोर्ड की तरफ से, या अगर एग्जामिनर जो चेक करेगा उसी के ऊपर है तो मोस्ट प्रोबेबली वो इसी को सही बताएगा। गुड हीटिंग एलिमेंट कैसा होना चाहिए? गुड हीटिंग एलिमेंट हाई रेजिस्टिव होना चाहिए और हाई मेल्टिंग पॉइंट उसका होना चाहिए। ये बात तो हमें आराम से समझ में आती है कि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर हीटिंग एलिमेंट है तो वो खुद हीट जनरेट करेगा, जिसकी वजह से दूसरे पदार्थ को अपन को गर्म करना है, तो कम से कम इतना तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो कि वो खुद ना पिघल जाए खुद की हीट से। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। दूसरा, हाई रेजिस्टिविटी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी, रेजिस्टिविटी क्या होती है आप लोगों को पता है, रेजिस्टिविटी होती है रो। तो जितनी ज़्यादा रो होगी, एक अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस बनाने के लिए उतना ही कम अपन को क्रॉस सेक्शन, मतलब क्रॉस सेक्शन भी अगर मैं छोटा ले लूँ या क्रॉस सेक्शन अपन कांस्टेंट भी कर दें कि सेम क्रॉस सेक्शन एरिया की अगर अपन कंपैरिजन करें तो लेंथ कम होगी अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो अपना हीटिंग एलिमेंट है वो छोटा बनेगा। हीटिंग एलिमेंट छोटा बनेगा तो हीट करने के जो भी उपकरण हैं वो छोटे बन सकेंगे अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो एक अच्छा हीटिंग एलिमेंट क्या कहलाता है? जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। प्लाईवुड अपन सब ने देखी है, फ्लश डोर दरवाजे वगैरह बनते हैं, फर्नीचर बनता है प्लाईवुड से। तो प्लाईवुड को हीट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखो, अगर रेजिस्टेंस हीटिंग की अपन बात करेंगे तो रेजिस्टेंस हीटिंग में हीटिंग किस प्रकार से होती है? I2R, यानी उसमें से करंट फ्लो करेगा। तो अगर रेजिस्टेंस, अगर मान लो प्लाईवुड में से या वुड में से करंट फ्लो करवा दो, पहली बात तो इंसुलेटर है, करंट फ्लो कर नहीं सकता, तो यहीं से कैंसिल हो जाता है। ये डायरेक्ट हीटिंग पे जाने किसने इस पर टिक लगा दिया? गलत है ये। इंडक्शन हीटिंग दोनों ही तरह से नहीं हो सकती, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। क्यों?
क्योंकि फ्लक्स उसमें से गुजरेगी नहीं, लकड़ी में से फ्लक्स नहीं गुजरेगी, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है वो। तो जब उसमें से फ्लक्स ही नहीं गुजरेगी तो इंडक्शन हीटिंग हो ही नहीं सकती। तो सिर्फ एक ऑप्शन बचता है क्या, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। वो डाइलेक्ट्रिक की तरह जरूर काम कर सकती है, ठीक है ना। तो दो प्लेटों के बीच में लकड़ी को फंसा के डाइलेक्ट्रिक के रूप में उपयोग करेंगे और हीट करेंगे, ठीक है। यूरेका डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। आप लोगों ने अगर किताब पढ़ी होगी तो आराम से याद आ जाएगा। निकल और कॉपर की अलॉय को, मिश्रित धातु को अपन क्या कहते हैं, यूरेका। डायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस, डायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस जो होती है उसमें क्या होता है कि एक कोयल रहेगी, जिस कोयल के बीच में से ही एक पात्र होगा और वो पात्र के अंदर जो भी मेटल भरा होगा वही इस प्राइमरी की सेकेंडरी हो जाएगी। यानी इस पात्र में जो भी पदार्थ भरा होगा, जो भी जिस भी मेटल को अपन को गर्म करना होगा या पिघलाना होगा, वही सेकेंडरी का काम करता है खुद। इसीलिए इसको डायरेक्ट कोर फर्नेस बोलते हैं कि जिस चार्ज को हमें गर्म करना है वही सेकेंडरी का काम कर रहा है। अब ऐसा करने से क्या होता है कि अगर मान लो इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसमें इतनी ज़्यादा हलचल होगी कि वो बाहर छलक सकता है। तो फ्रिक्वेंसी बहुत लो होती है। लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी अगर इंडक्शन फर्नेस में किसी में यूज़ होती है तो वो डायरेक्ट कोर में होती है, ताकि फ्रिक्वेंसी कम रहे। तो इसके अंदर कल मैंने डिस्कस किया था, स्टीयरिंग इफेक्ट कम आए। स्टीयरिंग इफेक्ट कम आएगा तो अंदर जो भी मोल्टन मेटल, मोल्टन पदार्थ होगा, पिघला हुआ पदार्थ होगा, वो कम उछल कूद करेगा और छलकेगा नहीं। तो इसका आंसर है क्या, 5 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। देखिए यहाँ पर एक तो आपको ये बता दूँ, ये बहुत सारी साइटों से लिए गए क्वेश्चन, वेबसाइटों से। तो आप 303 में जो भी मैं कल इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, कल सुबह से पहले वीडियो लाइव हो जाएगा, उन टॉपिक्स का डायरेक्ट सर्च करिए आप और इस साइट पे जो भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव मिले उनको देख लीजिए। क्योंकि इस तरह की मैं आगे भी बताऊंगा आपको 2-3 साइट, इन साइट के क्वेश्चन डायरेक्ट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट इस साइट पर मिल गया। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर पेपर सेट हो रहे हैं तो हो सकता है उन्होंने ऑनलाइन सर्च किया हो और वहाँ से क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो ले लिया हो। क्वेश्चन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर हमें पता चल जाए सोर्स तो कहना ही क्या। क्वेश्चन क्या है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स किसकी बनी हुई होती है, या तो वो कार्बन की होती है या ग्रेफाइट की होती है। इसलिए आइदर कार्बन और ग्रेफाइट। एक तीसरा मटेरियल और होता है, टंगस्टन की भी हो सकती है, पर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होता है, इसलिए। और यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं है बेसिकली, टंगस्टन होता तो फिर वापस कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता, क्योंकि टंगस्टन की भी हो सकती है। तो जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार वो इसकी आंसर हो जाएगा सी। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में उपयोग किया जाने वाला आर्क कैसा होता है। देखो ये दोनों क्वेश्चन आपस में एक दूसरे का आंसर बताते हैं। कल मैंने आपको कहा था, या मैं पहले भी कई बार बताता रहा हूँ, कि आप क्वेश्चंस आगे पढ़ते जाएंगे, आगे से आगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में एक दूसरे का आंसर पता चल जाए। यहाँ पर देखो, जो आर्क स्ट्राइक करते हैं अपन, आर्क स्ट्राइक करने के लिए हाई करंट चाहिए होता है। और क्योंकि अपन वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं आर्क वेल्डिंग के लिए जनरली, तो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में अपन को, ट्रांसफार्मर के केस में बेसिकली अपन को याद है, अगर करंट हाई जाएगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, लो। तो इसलिए लो वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज वाली आर्क होती है। वैसे आप अगर आर्क की स्टडी करेंगे, तो क्या है, एक तरीके से आंसर चूज करने का एक ट्रिक हो गई। पर अगर आप आर्क स्टडी करेंगे ठीक से तो आपको पता चल जाएगा कि करंट हाई होता है आर्क में, और उस आर्क को मेंटेन करने के लिए बहुत लो वोल्टेज चाहिए होता है। लो वोल्टेज एक बार अगर आर्क स्ट्राइक कर गई तो उसके बाद लो वोल्टेज में आर्क मेंटेन रह जाएगी। तो जो आर्क होती है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में, वो लो वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज होता है। अब यहाँ से देखो, इसका नीचे वाला आंसर पता चल रहा है कि किस तरह का ट्रांसफार्मर आर्क वेल्डिंग में यूज़ किया जाता है। क्योंकि लो वोल्टेज चाहिए तो स्टेप डाउन हो गया सीधे सीधे। ये माई ट्यूटोरियल वर्ल्ड भी एक साइट है, इसको भी आप ज़रूर देखें। यहाँ से भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और हो सकता है कि आपको आगे वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। स्पॉट वेल्डिंग से आ जाओ। स्पॉट वेल्डिंग जनरली कितने मोटे पीसेस को वेल्ड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका आंसर है 12 mm से कम। अगर आप सर्च करेंगे, किताबों में 12 mm से कम दिया होगा, पर आप सर्च करेंगे तो आपको 3 mm की थिकनेस वाले आंसर मिलेंगे नेट पे। तो
पर किताबों में 12 mm से कम दिया हुआ है, तो 12 mm से कम आंसर हो जाएगा इसका स्पोर्ट वेल्डिंग के लिए। अभी ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि 302 का पेपर तो निकल चुका है, इसका डिस्कशन कभी फिर आगे करेंगे। मेन इलेक्ट्रोड ऑफ हाई प्रेशर HPMV, हाई प्रेशर मरकरी वेपर। HPMV लैंप में जो अंदर इलेक्ट्रोड होती है, मेन इलेक्ट्रोड, वो किसकी बनी होती है? वो टंगस्टन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 14 क्वेश्चन देखिए, पिछले 2016 वाला क्वेश्चन आ गया वापस से कि इल्यूमिनेस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? कैंडिला। इल्यूमिनेशन की होती है लक्स, ये अपन कल भी डिस्कस कर चुके हैं, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, स्टेरेडियन सोलेडियम। सेम क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर अपन से पूछा है मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर MHP पूछा है। ये होती है MSCP, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, और ये होती है मीन हेमिस्फेरिकल HS कैंडल पावर। तो ये दोनों तो आंसर नहीं है। और यहाँ पर तो क्या है, इन्होंने ये लिखी गलत दिया है, ल्यूमन फ्लक्स कुछ होता ही नहीं है, ये एक्चुअली टोटल ल्यूमन फ्लक्स होना था, तो ल्यूमन फ्लक्स तो लिख दिया, तो ये तो ऑप्शन ही एब्सर्ड बोलूँगा मैं इसे, ऑप्शन ही गलत बोलूँगा। तो वैसे आंसर है भी नहीं, तो इससे कोई मतलब भी नहीं है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दी अबव। 16 में आ जाओ। ट्यूबलाइट के अंदर की कोटिंग किसकी होती है? फॉस्फर पाउडर की होती है, तभी उसमें चमक आती है। ये कल ही डिस्कस किया है अपन ने। अर्बन ट्रेन सर्विस में फ्री रनिंग पीरियड कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ इतना 2 स्टेशनों के बीच में इतना डिस्टेंस नहीं होता कि फ्री रनिंग हो सके। शेड्यूल स्पीड बढ़ानी है ट्रेन की, कल अपन ने डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया भी था शेड्यूल स्पीड कितना इंपॉर्टेंट है। तो शेड्यूल स्पीड अगर मुझे बढ़ानी है तो ये तीनों ही काम करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। क्रेस्ट स्पीड अगर अपन बढ़ा दें या स्टॉपेज का ड्यूरेशन कम कर दें, टाइम कम कर दिया अपन ने। बेसिकली देखो, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो या तो टाइम को घटा दूं, है ना, सेम डिस्टेंस के लिए, या सेम टाइम के लिए ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लूं, तो भी स्पीड बढ़ जाएगी, शेड्यूल्ड स्पीड। तो वही ये कहना चाह रहा है कि अपन एक्सेलरेशन रिटार्डेशन बढ़ा देंगे, यानी जल्दी एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कम डिस्टेंस या कम टाइम में ही ज़्यादा स्पीड अपन बढ़ा रहे हैं, और कम टाइम में ही अपन फटाफट ब्रेक लगा रहे हैं, तो टाइम कम हो गया। इसी तरह से अगर क्रेस्ट स्पीड, जो पीक स्पीड है, वो अपन बढ़ा दें, या हर स्टॉप पे रुकने का टाइम अपन घटा दें, तो बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं? तीनों ही ऑप्शन से टाइम घटा रहे हैं, तो अपनी स्पीड बढ़ जाएगी। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस लोकोमोटिव में न्यूनतम रखरखाव की आवश्यकता होती है? ये 2016 क्वेश्चन वापस आ गया। जगह जगह देखोगे अलग अलग आंसर मिलते हैं, कल भी मैंने बताया था। डीजल लोकोमोटिव की बात करते हैं, पर वो स्टीम इंजन के रेस्पेक्ट में बोलते हैं कि डीजल लोकोमोटिव में कम मेंटेनेंस होगी। वो कम मेंटेनेंस होगी किसके रेस्पेक्ट में? स्टीम लोकोमोटिव। पर जब इलेक्ट्रिकल की बात आ जाती है तो यहाँ पर क्योंकि मूवेबल पार्ट्स कम हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए। 25 kV 50 हर्ट्ज सिंगल फेज सप्लाई के लिए सूटेबल ट्रैक्शन क्या है? विच मोटर इज सुटेबल फॉर ट्रैक्शन? DC सीरीज मोटर इसका आंसर है। 25 kV 50 हर्ट्ज के लिए। सूखी रेल के लिए आसंजन एडहेशन कोफिशिएंट क्या होगा? 0.25 होता है, और वेट रेल के लिए इसका 0.6 गुना 60% एडेशन, मतलब गिर जाता है। जितना ज़्यादा सूखा होगा उतना एडेशन ज़्यादा होगा, एडेशन कोफिशिएंट। तो 0.25 एडेशन कोफिशिएंट होता है ड्राई रेल्स की पटरियों का। एरिया अंडर द स्पीड टाइम कर्व, देखो ये टाइम की एक्सिस है, ये स्पीड की एक्सिस है, और मान लीजिए ये हमारा ट्रेपेजॉइडल एक स्पीड टाइम कर्व बना। तो अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है, मान लो कि अगर ये एक स्क्वायर या रेक्टेंगल होता, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता? रेक्टेंगल का एरिया निकलता स्पीड इंटू टाइम। कैसे निकलता है? स्पीड इंटू टाइम। ये रेक्टेंगल का एरिया आ गया ना। यानी अगर मान लो ये रेक्टेंगल कर्व होता कि एकदम 100 किलोमीटर पर आवर पे एकदम स्टार्ट हुई और उसी से चलती रही और फिर एकदम से जीरो हो गई, ये एक तरीके से काल्पनिक सिचुएशन है, पर मैं मान लेता हूँ कि रेक्टेंगल। तो मैं इसका एरिया कैसे निकालता? स्पीड टाइम कर्व के नीचे का एरिया कैसे निकालता? ये वाला पूरा स्पीड इंटू टाइम। और स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? जल्दी बताओ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ही तो होता है स्पीड इंटू टाइम। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। संकर्षण प्रयास की परिमाण जो कि रेलगाड़ी को चलाने हेतु आवश्यक है, किस पर निर्भर करती है? दोनों पर निर्भर करती है।
चाहे वो एडेसिव वेट हो, चाहे फ्रिक्शन हो व्हील और ट्रैक के बीच में, इन दोनों को ही ओवरकम करने के लिए, इन दोनों पर पार पाने के लिए ही ट्रैक्टिव एफर्ट जरूरी होता है। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन फटाफट। चॉइस नंबर पद्धति, बेस्ट सुटेबल सिस्टम क्या है रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का? जगह जगह अलग अलग आंसर मिलेंगे। कोई कहेगा कि सिंगल फेज टू डीसी सिस्टम बढ़िया है, डीसी सीरीज मोटर वाली बात, और कोई कहेगा कि कंडू सिस्टम बढ़िया है। पर आज की तारीख में जो मैक्सिमम यूज़ हो रहा है या मैक्सिमम यूज़ किया जा रहा है वो यही है कैंडू सिस्टम, जिसमें सिंगल फेज़ को डीसी बनाते हैं, फिर डीसी से वापस 3 फेज़ बनाते हैं इन्वर्टर्स का यूज़ करके। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एसी मशीन्स का, 3 फेज़ एसी मशीन्स के पैरेलल ऑपरेशन बहुत आसान है और इन्हें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करके आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी स्पीड, इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसके टॉर्क पैटर्न सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही साथ लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है और मेंटेनेंस करने पर इजी मेंटेनेंस होता है, इसलिए 3 फेज़ इंडक्शन मशीन को यूज़ करना काफ़ी अच्छा साबित हो रहा है। इसलिए कैंडू सिस्टम इसका आंसर हो सकता है। बाकी ये अब डिपेंड करेगा चेक करने वाले के ऊपर या बीटीआर क्या की बनाता है उसके ऊपर। ठीक है, 25 नंबर पे आ जाओ क्वेश्चन पे। विद्युत ट्रेन की उच्च गति, उच्च धारा के लिए उपयुक्त धारा संग्राहक करंट, कौन सा करंट कलेक्टर बेस्ट होता है हाई स्पीड और हाई करंट पर? वैसे तो ट्रॉली कलेक्टर तो लो स्पीड के लिए होता है, बो कलेक्टर हाई स्पीड के लिए होता है, पर करंट कैपेसिटी लो होती है। पेंटोग्राफ कलेक्टर होता है जो हाई स्पीड और हाई करंट के लिए उपयुक्त रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। फ्रीक्वेंसी विच इज़ नॉट बीइंग यूज्ड इन एनी ट्रैक्शन सिस्टम, पूरे वर्ल्ड में कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज़ नहीं की जाती है? ये 40 हर्ट्ज वाली कहीं यूज़ नहीं होती है। 25-50 तो इंडिया में भी यूज़ होती है और ये विदेशों में कई कई जगह यूज़ होती है, पर 40 हर्ट्ज कहीं यूज़ नहीं होती है। ठीक है, डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। ओवरहेड लाइन कितना ऊपर होती है? मिनिमम हाइट क्या होती है ट्राम कार्स के लिए? 10 मीटर उसका आंसर है। सर्च करिए बुक्स में, नेट पे सब जगह मिल जाएगा। ये कल ही अपन ने डिस्कस किया था, स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन किसका कम होता है? अर्बन का होता है, क्योंकि जितनी ये यूज़ करती है काफ़ी कुछ वापस भी दे देती है रीजनरेटिव ब्रेकिंग में। ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन ट्रैक्शन मोटर्स, कौन सी ट्रैक्शन मोटर का पैरेलल ऑपरेशन आसान होता है? इंडक्शन मोटर का सबसे आसान होता है। डीसी शंट हो चाहे डीसी सीरीज हो, पैरेलल ऑपरेशन बहुत मुश्किल होता है इनका कंट्रोल करना, पैरेलल ऑपरेशन को कंट्रोल करना इंडक्शन मोटर का बहुत आसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। लास्ट क्वेश्चन 30। ट्रैक्शन फ्रिक्शन, जो ट्रैक पर फ्रिक्शन है, रेलवे ट्रैक पर फ्रिक्शन है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी फ्रिक्शन बढ़ेगा। तो ये अपने 30 क्वेश्चन थे, उनके आंसर थे। इसके अलावा मैं आगे ये कहना चाहूँगा कि ये जो अभी 2 वीडियो के शुरुआत में 2 लिंक की बात हुई, और इसके अलावा ये 2 लिंक examveda.com और studysite.org इनको भी आप ज़रूर देखें। उदाहरण के तौर पर जैसे 303 का अगला एग्ज़ाम होने वाला है मंगलवार को, तो आपको क्या सर्च करना है? फॉर एग्जांपल जैसे पाइप अर्थिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है 303 में, तो आप यहाँ जाइए या गूगल पे सर्च करिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन पाइप अर्थिंग। तो जाहिर सी बात है ये लिंक भी आपको कहीं ना कहीं वहाँ जो उसका रिजल्ट आएगा गूगल पर, उस पर मिल जाएंगे। तो आप इन साइट्स को ज़रूर खोल कर देखें, क्योंकि इन 3-4 लिंक्स पे से काफ़ी सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो पेपर बन ही चुके हैं, आप इन्हें देख लेंगे तो पेपर तो बदल नहीं जाएंगे। तो इन लिंक्स को ज़रूर देखें, आपको हो सकता है देखे हुए क्वेश्चन मिल जाएं तो आपके ऑब्जेक्टिव में अच्छे नंबर आने के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, तो देखते रहिए, सीखते रहिए ओनली विद वीडियोज़ अकेडमी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं 303 के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।